तो नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। प्यारे छात्रों, आप लोगों को जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा इसका जो है लेखक परिचय हमने करा दिया है। ठीक, पिछला क्लास में आप लोग नहीं देखे, देख लेना भाई। अभी 4 बजे शाम में हुआ है तो टेंशन नहीं लेना है। अब आपको श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो है एक्सप्लेनेशन करेंगे, मतलब पूरा चैप्टर को अच्छे से आसान भाषा में आप लोगों को समझाएंगे। ठीक, और ध्यान रहे कि जो आसान भाषा में छोड़ो, हम ये चैप्टर क्यों करवा रहे हैं, मतलब ये एक्सप्लेनेशन क्यों करवा रहे हैं हर चैप्टर का, क्योंकि आपको जो है एक भी क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव वाला हो या फिर सब्जेक्टिव वाला हो, आपको एग्जाम में ना छूटे। इसलिए लाइन टू लाइन जो एक्सप्लेनेशन हो जाता है वो काफी अच्छा रहता है, काफी हद तक अच्छा रहता है। ठीक, तो चलो भाई, आप लोग का ज्यादा टाइम नहीं ले और आप लोग का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आप लोगों के पास ये बुक होना चाहिए, गोधुली भाग 2 का कक्षा 10वीं। क्या, कक्षा 10वीं गोधुली भाग 2 का ये बुक होना चाहिए। तो ये बुक अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। अगर नहीं भी है तो हम आपको समझाएंगे, आप ध्यान से सुनना। ठीक, वीडियो को पूरा वॉच करो। तो चलो भाई, थोड़ा सा इधर उधर का जो है बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आप लोगों को, लेकिन हम कोशिश करेंगे उतना ज्यादा साउंड नहीं आए। तो यहाँ पर देखो भाई, क्या कह रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हम लोग करने वाले। तो पहला शुरू में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। भाई सही बात है, हमारे समाज में जो है जातिवाद इतना हो चुका है, मतलब जाति के आधार पर काम का विभाजन कर देना, जाति के आधार पर उसको ऊंच नीच के भेदभाव से देखना, ये इतना हो गया है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं रही है हमारे समाज में। बहुत जातिवाद हो चुका है हमारे समाज में। तो वही बात लिखा हुआ है कि विडंबना की यह बात है कि इस युग में भी, मतलब इस समय में भी जो है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अभी के समय में भी इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। जातिवाद के जो पोषक है कई आधार पर जो है जातिवाद का समर्थन करते हैं, जातिवाद के पक्ष में भाग लेते हैं। ठीक, समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। आधुनिक सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है, कार्य कुशलता को आवश्यक मानता है। ठीक, सॉरी, कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ये भाई बड़ा ही अच्छा लाइन पढ़े हैं, क्योंकि यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं, तो वहां पर ऑप्शन आएगा श्रम विभाजन, जाति प्रथा, जातिवाद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वहां पर आप क्या ऑप्शन में लगाएंगे सही निशान, श्रम विभाजन में। किसमें, श्रम विभाजन में। तो ये भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, लाइन टू लाइन। जब आपका एक्सप्लेनेशन सही रहेगा तो श्रम, ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बना करके आइएगा। ठीक, तो ये हो गया, श्रम विभाजन को जो है आवश्यक मानता है। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही एक दूसरा रूप है, इसलिए इसमें भी कोई बुराई नहीं है। जाति प्रथा को भी लोग जो है कार्य कुशलता के लिए एक आवश्यक माना जाता है, कार्य कुशलता के लिए जाति प्रथा को भी आवश्यक माना जाता है। लेकिन हमारे समाज में सबसे पहले किसको, श्रम विभाजन, उसके बाद जाति प्रथा को। ठीक, श्रम विभाजन किसके आधार पर हो रहा है, जाति प्रथा के आधार पर हो रहा है, जातिवाद के आधार पर हो रहा है श्रम विभाजन। तो यहाँ पर कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक माना जाता है, श्रम विभाजन को, हमारे सभ्य समाज में। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा भाई, इसके बाद लिखा हुआ है कि इस तर्क के, क्या, इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है। आपत्तिजनक मतलब होता है भाई हानिकारक। क्या होता है, हानिकारक, यानी कि हानिकारक है कि जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। सही बात है भाई, जाति प्रथा हमारे समाज में जो है श्रम विभाजन तो कराता ही कराता है, लेकिन उसके साथ साथ श्रमिक का भी विभाजन करा देता है। मतलब तुम इस कैटेगरी के आदमी हो, तुम इस जाति से बिलोंग करते हो, तो तुम इसी जाति के आधार पर काम करोगे। जैसे नाई जिसका जाति होता है ठाकुर, वो लोग लगाते हैं, सोनार भी ठाकुर लगाते हैं। तो सोनार को कहता है क्या, जो तुम सोना चांदी जवाहरात वाला काम करो, और नाई को बोलता है तुम बाल बनाने का काम करो, केस बनाने का काम करो, ये सब नाई को दे देता है। ठीक, तो इसी प्रकार जैसे आ जाते हैं मल्लाह, मल्लाह को कहा जाता है हमारे सब समाज में कि आप मछली बेचने का काम करो, मछली काटने का काम करो। उसी प्रकार से क्षत्रिय आ जाता है, क्षत्रिय को बोलता है तुम आराम से सेना में भर्ती हो जाओ, सेना में जाओ, युद्ध का अभ्यास करो, लड़ाई का अभ्यास करो, तुम समाज की रक्षा करो। ये जो है कैटेगरी क्षत्रिय को दी जाती है, जिससे राजपूत कहा जाता है। ब्राह्मण जिस कैटेगरी में आता है, यानी कि जिस जात में ब्राह्मण आता है उस जात को कहा जाता है तुम पूजा पाठ करवाना,
ये सब क्या है भाई, जाति के आधार पर श्रम का विभाजन कर दिया है। और इसी कारण जो है जाति के आधार पर श्रमिक का भी विभाजन हो गया है। क्या, श्रमिक यानी कि जो काम करने वाले आदमी है उनका भी विभाजन जाति के आधार पर हो गया है। तो यही है भाई जाति प्रथा। क्या है, जाति प्रथा। आगे चलेंगे, क्या कह रहा है कि श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। ये तो भाई सही बात है। श्रम विभाजन क्या, काम का विभाजन, काम का जो है बंटवारा कर देना। अब एक ही आदमी जो है घर बना ले, एक ही आदमी खेत में हल चला ले, एक ही आदमी जो है आराम से कंप्यूटर वाला काम करने लगे, एक ही आदमी बैंक चला ले, तो ये काम नहीं हो सकता है। तो आदमी के आधार पर, मतलब जो इंसान है, हर इंसान के टैलेंट के आधार पर काम का विभाजन करना ये ठीक है। लेकिन उसके नाम के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर जो काम का विभाजन होता है हमारे सभ्य समाज में, ये ठीक नहीं है। ये कभी भी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उसके अंदर टैलेंट नहीं है वो काम करने का, तो वो तो बेचारा भूखा मारा जाएगा। अगर वो अच्छे से काम नहीं करेगा तो उसको काम नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा तो बेचारा भूखा मारा जाएगा। और जिस चीज का उसको टैलेंट है उस चीज का उसको काम नहीं मिल रहा है, तो इस सिचुएशन में वो क्या करेगा, कमाएगा तो खाएगा, नहीं कमाएगा भूखा मरेगा। तो ये भाई हमारे समाज में ये परेशानियां है, इसको सुधारना पड़ेगा। अरे क्या है कि यहाँ तो हो गया भाई की आवश्यकता, श्रम विभाजन सभ्य समाज की आवश्यकता है। लेकिन क्या होता है, किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करते हैं। मतलब श्रमिकों का जो है, अगर आप जैसे मजदूर का काम कोई करते हैं, तुम जब जिस टाइम वो मजदूर का काम करते हो उस टाइम उनकी जाति नहीं पूछी जाती है, ठीक, उस टाइम उनकी जाति नहीं पूछी जाती है। लेकिन जिस टाइम वो मछली काट रहा होता है कोई आदमी, तो आदमी कहता है जरूर ये मलाह होगा इसलिए मछली काट रहा है। कोई मछली का पालन कर रहा है तो कहता है जरूर ये मल्लाह होगा इसलिए मछली का पालन। कोई भैंसिया पाल रहा है तो कहता है जरूर ये ग्वाला होगा इसलिए भैंसिया पाल रहा है। ये सब क्या है भाई, ये सब पहले से जो है चलता आ रहा है, उसी के आधार पर उसके जाति का पता लग जाता है। तो जाति का पता कैसे लगता है, उसके काम के अनुसार। लेकिन ऐसा अब नहीं होना चाहिए। बहुत समय आगे आ गया है, एजुकेशन बहुत आगे चली गई है, और हमारा जो पुराना बातें हैं, पुरानी बातें हैं, पुराना कल्चर है वो ठीक है, लेकिन पुराने भ्रष्टाचार जो है वो ठीक नहीं है। भ्रष्टाचार क्या हुआ, मतलब वो किसी के जाति के आधार पर जो है उसका काम का विभाजन करना, ये सब ठीक नहीं है। ठीक, तो आगे चलेंगे। अगला क्या कह रहा है, अगला क्या कह रहा है कि भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है। क्या है भाई एक और विशेषता, कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन क्या, मतलब उसके स्वभाव के आधार पर ये विभाजन नहीं करते हैं, ठीक, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच की करार देती है। जाति के आधार पर जो है ऊंच नीच की करार देती है कि तुम भाई इस कैटेगरी को, तुम इस जाति को, तुम यही काम करोगे, तुम हमारे ग्रुप में नहीं आओगे, हमारे जात के साथ तुम नहीं खाना खाओगे, नहीं उठोगे, नहीं बैठोगे। ये क्या है, जातिवाद में करार देती है, जाति प्रथा में करार देती है, ऊंच नीच में भी करार देती है, ठीक, यानी कि ऊंच नीच का भाव उत्पन्न करती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। ये जो ऊंच नीच का भाव है ना, ये पूरे दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता है। ऐसा मतलब पाया जाता है, कहीं कहीं पाया जाता होगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं पाया जाता है जितना कि अपने भारत में पाया जाता है, ठीक। तो अपने भारत में बहुत जातिवाद है, बहुत जाति प्रथा है, तो इसको तो भाई खत्म करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे हो खत्म। उसके बाद क्या है, अगला पैराग्राफ में जब आप चाहिएगा तो लिखा हुआ है, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए। क्या, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, यानी कि उस मनुष्य के स्वभाव के अनुसार विभाजन नहीं है, ठीक, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। अगर जाति प्रथा पर किसी इंसान का काम का विभाजन कर दिया जाए तो वो जो मनुष्य उस काम को करने का टैलेंट जानता है, जिस काम को, वो काम उसको नहीं मिलेगा। वो काम जब उसको नहीं मिलेगा तो मनुष्य को जो काम मिलेगा उसमें तो उसकी रुचि अगर नहीं होगी तो वो काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। जैसे अगर क्षत्रिय को कहा जाए कि तुम अब युद्ध वाला काम खत्म करो, तुम युद्ध नहीं करोगे, और मतलब क्षत्रिय को जोड़ो, यहाँ पर कह दिया जाए अगर सोनार को, ठीक, सोनार को क्या कहा जाए, अगर सोनार को आता है मछली मारना, या फिर सोनार को कहिए बिजनेस करना आता है, या फिर कहिए सोनार को जो है युद्ध कला में वो बहुत परिपूर्ण है, किसी के साथ भी युद्ध कर सकता है, लड़ाई कर सकता है और उसमें माहिर है, और उसको कहा जाए कि भाई तू ये युद्ध, ये लड़ाई छोड़, ये जो युद्ध कला में तू माहिर है इसको छोड़, और तुम सोना बना, जवाहरात बना, सोने के जो है आभूषण बना और उसको मार्केट में बेच। अब और वो कला जो है, वो जो है उसके अंदर वैसा टैलेंट नहीं है उसके पास,
तो वो तो जाति में तो सोनार था, लेकिन उसको क्या कहा गया कि तुम, और जाति में सोनार था उसके पास टैलेंट क्या था, युद्ध कला में वो माहिर था, ठीक। लेकिन उसके पास आभूषण बनाने की कला उसके अंदर नहीं थी, आभूषण बनाने का टैलेंट उसके अंदर नहीं था, और उसको कहा गया कि तू भाई आभूषण बना और तू युद्ध कला को छोड़, युद्ध के मैदान को छोड़ और तू आभूषण बना। तो बेचारा आभूषण जब बनाने जाएगा तो वो कैसे आभूषण बनाएगा, और जब उससे अच्छा आभूषण नहीं बन पाएगा तो उसका आभूषण कोई खरीदेगा नहीं, जब उसका आभूषण कोई खरीदेगा नहीं तो उसके पास रुपया नहीं आएगा, रुपया नहीं आएगा तो खाएगा क्या भाई। तो यही बात है भाई, आपके अंदर जो टैलेंट है उस टैलेंट पर अगर आपको काम नहीं मिल रहा है तो यही होता है जातिवाद। आपके जाति के नाम पर अगर काम मिल रहा है, आपके टैलेंट के नाम पर आपको काम नहीं मिल रहा है, तो ये हमारे समाज के लिए बहुत ही गलत चीज है भाई। आपके अंदर जो टैलेंट है उस टैलेंट पर काम मिलना चाहिए, लेकिन आपके अंदर जो टैलेंट है उस टैलेंट पर काम किसी और को मिल रहा है, और आपके अंदर जो टैलेंट नहीं है और आप जिस जाति से बिलोंग करते हैं उस जाति के आधार पर आपको काम मिल रहा है, तो आप तो भाई भूखे मरोगे, क्योंकि आप जो काम करोगे वो अच्छा नहीं होगा, और जब अच्छा नहीं होगा तो भाई आपको, आपसे कोई कुछ खरीदेगा नहीं, या फिर आपके ये कोई काम करने चाहिएगा, आप अच्छा नहीं कर पाइएगा तो आपको कोई काम देगा नहीं। तो यही होता है भाई। आगे क्या है, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक जो है वह क्या होता है, समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है। सही बात है भाई, अगर कोई व्यक्ति टैलेंटेड है, उसके अंदर टैलेंट है, तो कोई भी समाज को अच्छा बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, समाज को विकसित करने के लिए आवश्यक होता है, ठीक। कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वो अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके, ठीक। ऐसा होता है, अगर उस व्यक्ति के अंदर टैलेंट है तो ये हमारे समाज के लिए जरूरत है, जिस व्यक्ति का जो टैलेंट है उस टैलेंट के आधार पर उसे काम मिले, ताकि हमारे समाज को जो है आगे विकसित किया जा सके, आगे विकास किया जा सके हमारे समाज का, ठीक। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही, अर्थात गर्भ धारण के समय से ही, मतलब जिस टाइम में मनुष्य जो है गर्भ में ही रहता है उसी टाइम से उस मनुष्य का जो है काम तय कर दिया जाता है कि ये बेचारा जब जन्म लेगा, थोड़ा बड़ा होगा तो ये यही काम करेगा, इसके अलावा ये कोई काम नहीं करेगा। तो ये भाई बहुत ही गलत चीज है। कह रहा है गर्भ धारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है उसके माता पिता के पेशे के आधार पर। जैसे अगर कोई किसान है, उसका अगर बच्चा जो है छोटा है और जब वो बड़ा होगा तो उससे छोटा से ही कहता है, प्रेशर देने लगता है, भाई तू किसान ही बनेगा, तू अपने पापा के जैसा बनेगा, तू अपने दादा के जैसा बनेगा, तुम्हारे दादा किसान थे, तुम्हारे पापा भी किसान है, तू भी किसान बनेगा। तो ये क्या है भाई, इस समाज में अब धीरे धीरे सुधार आ रहा है और धीरे धीरे सुधार बहुत आ जाएगा। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, पहले ये सब होता था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, सेना का बेटा सेना बनेगा, मंत्री का बेटा मंत्री बनेगा। अरे भाई कम से कम इतना तो सोच लिया करो, मंत्री के अंदर जितना दिमाग है जरूरी नहीं है कि उतना दिमाग मंत्री के बेटे के अंदर भी हो सके, उससे कम भी हो सकता है या फिर नहीं के बराबर हो सकता है। मंत्री के बेटा का दिमाग हो सकता है राजा के बेटे से ज्यादा, राजा से भी ज्यादा दिमाग हो सकता है, तो राजा बनने के लायक है, तो उसको राजा नहीं बनाने के अनुसार जो है उसको राजा नहीं बनाया जाता है, राजा के बेटे को राजा बनाया जाता था और मंत्री के बेटे को मंत्री। तो ये वाला सिस्टम अब खत्म हो गया है, अब लोकतंत्र आ गया है। लोकतंत्र जैसे ही आता राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ये सिस्टम खत्म। अब ऐसा भी सिस्टम आ जाएगा जिसमें मजदूर का बेटा मजदूर नहीं बनेगा, किसान का बेटा किसान नहीं बनेगा, ठीक, मोची का बेटा मोची नहीं बनेगा, नाई का बेटा नाई नहीं बनेगा। ऐसा भी सिस्टम जरूर आ जाएगा। जैसे राजा का बेटा राजा बनता था तो वो सिस्टम गया, ये भी सिस्टम जाएगा। जो सिस्टम अभी चल रहा है जाति प्रथा, ये सिस्टम भी अब जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक। आगे क्या, अगला नेक्स्ट पैराग्राफ में जब आप जाइएगा तो है जाति प्रथा पेशे का दुष्पूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे से बांध भी देती है। जैसे नाई के बेटे को नाई का काम दे दिया जाता है छोटे से ही, बचपन से ही, तो ये क्या हुआ, पूरा जीवन भर अब वो नाई का ही काम करेगा। मतलब एक छोटे से पेशे से वो बंध जाता है जिसमें ना कि उसके परिवार की भरपूर पोषण हो पाती है और ना ही अच्छे से घर परिवार चल पाता है। तो ये भाई बहुत ही खतरनाक चीज है। क्या है, भले ही पैसा अनुपयुक्त, मतलब उसके लिए पैसा जो है बहुत कम ही हो, अपर्याप्त यानी कि उसके लिए बहुत कम, ठीक। अनुपयुक्त मतलब क्या, उसके लिए जो उपयोगी नहीं है। अपर्याप्त मतलब क्या, उसके लिए जो मिल नहीं सकता है
वैसा होने के पर भी भूखों मर जाए, ठीक, भले वो आदमी भूखे मर जाए लेकिन वो अपने पापा वाला ही काम करेगा। जो उसके पापा कर आए हैं, करते आ रहे हैं, वही काम उसका बेटा भी करेगा। जो इंसान जो काम कर रहा है, किसान है, तो अब उसका बेटा भी किसान बनेगा। तो ये ऐसा होता है, अभी भी हो रहा है। और इसी की वजह से अगर उस किसान का बेटा अगर नहीं कर पाया तो भूखे मर जाए, किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन किसान का बेटा किसान ही बनेगा। लेकिन ये सिस्टम अब जाने वाला है, बहुत बहुत अब कम दिनों की बात है। राजा का बेटा राजा नहीं बन रहा है, उसी प्रकार अब किसान का बेटा किसान नहीं बनेगा, मजदूर का बेटा मजदूर नहीं बनेगा, नाई का बेटा नाई नहीं बनेगा, सुनार का बेटा सुनार नहीं बनेगा। ये भी सिस्टम बहुत ही जल्द चला जाएगा। ठीक, आगे क्या, भूखों मर जाए, इससे किसी को दुनिया में किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास, निरंतर मतलब क्या, लगातार विकास, और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन, यानी कि अचानक जो परिवर्तन आ जाता है छोटे छोटे उद्योग धंधों में, तकनीकी में, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ जाती है। वो अपना पेशा बदलना उनके पास मजबूरी हो जाती है। ठीक, और जब आवश्यकता पड़ जाती है और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो, मतलब आजादी न हो, मनुष्य अपना पेशा स्वयं अपने अनुसार नहीं बदल सके, तब क्या होता है, तब इसके लिए भूखों मरने के अलावा कोई चारा नहीं रहा जाता है। इसके अलावा अगर उसके अंदर टैलेंट जो है, वो टैलेंट है, और वो जो अचानक कोई परिवर्तन हो गया, अकस्मात परिवर्तन हो गया, अचानक कोई परिवर्तन आ गया, और वो जो है अपना पैसा नहीं बदल सकता है, अपना पैसा बदलने की आजादी नहीं है, तब वो भूखों मर जाएगा। दुनिया में किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, यहाँ तक हो गया प्यारे साथियों। उसके बाद बताते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आ रहा है तो 1 सेकंड भाई रुक जाना, 1 सेकंड रुक जाओ। हाँ भाई, तो यहाँ पर जो है कोई भी पैसा अपने मंजूरी अपने मन से नहीं चुन सकता है। ठीक, उसके बाद हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को पैसा चुनने की अनुमति नहीं देती है, किसी भी व्यक्ति को अपने मन की पैसा चुनने की अनुमति नहीं देती। ये हमारे हिंदू समाज में है, यानी कि कह रहा है कि हिंदू समाज में जो है, हिंदू धर्म में जो है, जो उसके पैतृक पैसा न हो, भले हुआ उसमें पारंगत हो, मतलब किसी पैसे में, किसी काम में अगर कोई बंदा टैलेंटेड है और वो टैलेंट उसके पिताजी का ना हो, वो पैसा जो है उनके पिताजी का ना हो, वो काम उनके पिताजी नहीं किए हो, तो उस काम को करने का अधिकार उसके बेटे को नहीं है। ठीक, ये जो है हमारे हिंदू समाज में है। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। भारत में जो है श्रम विभाजन बोलते हैं। भारत में बेरोजगारी हर एक आदमी सुनता है कि आजकल के दिनों में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण क्या है? प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण भारत में बेरोजगारी का जाति प्रथा है। क्या है? जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। और यहाँ से भाई आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आएगा कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक ... है, तो क्या प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण है। ठीक, अगला जब आप पैराग्राफ में जाइएगा तो लिखा हुआ है, इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को और रुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। मतलब विवश होकर के, मतलब उसमें उस काम में उनका कोई रुचि नहीं है, फिर भी वो विवश होकर के भोजन के लिए, अपना पेट पालने के लिए जो है उस काम को करते हैं। और इसी की वजह से जो है हमारे भारत में देखा जाता है कि बेरोजगारी ज्यादा बढ़ती जा रही है, और वो जिसके अंदर जो टैलेंट है उस टैलेंट के हिसाब से उनको काम नहीं मिल पाता है, और जो टैलेंट उनके अंदर नहीं है उस टैलेंट वाला काम को करना पड़ता है मजबूरन, यानी कि व्यवस्था पूर्वक। ठीक, विवश होकर के। ठीक, अगला है, ऐसी स्थिति स्वभावतः
मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। मतलब आप जो है, जो काम कोई फेंक दिया है, उसका मन नहीं है करने का, उस काम को करिए और बहुत कम काम मिलेगा आपको करने के लिए, और वही कम काम को आपको करना है। पैसा भी कम रहेगा, रुपया भी कम मिलेगा, और जीवन में आप लोग कभी भी अपने बच्चे को अच्छे शिक्षा नहीं दे सकते हैं, अपने परिवार को अच्छे से भोजन नहीं दे सकते हैं। यही होता है मुख्य रूप से अपने भारत में, ठीक। और यही वजह है कि अपने भारत में इतनी बेरोजगारी है, इतने युवा मारे जाते हैं। मेन कारण यही होता है, जाति के आधार पर उनको काम देना, और उसके अंदर वो टैलेंट अगर नहीं है तो भूखा मारा जाए, क्या करेगा बेचारा। अगला है कि इस ऐसी स्थिति में जो है, जहां काम करने वालों का दिल न लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। जिस काम में उसका ना दिल लगता हो ना दिमाग, मतलब उसका दिमाग भी काम ना करे और उसका मन भी ना लगे, तो उस काम में वो कुशलता कैसे प्राप्त कर सकते, उस काम में वो माहिर कैसे हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है उस काम में माहिर, ठीक। और अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है, हानिकारक प्रथा है, ठीक। क्योंकि यह मनुष्य के स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों से जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। मतलब वो आदमी अब कोई भी काम नहीं कर सकता है, अगर कोई काम करने जाएगा तो अच्छे से नहीं कर पाएगा, ठीक। हमारे समाज में यही होता है। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ है कि अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यही प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भातृत्व, भातृत्व मतलब क्या, भाईचारे का समाज पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है कि भातृत्व यानी कि भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भाईचारे में किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके, ठीक। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको अपनी रक्षा के लिए सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। सामाजिक जीवन में सभी साधन उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यह वास्तविक रूप है। भाईचारा ऐसा होना चाहिए कि जैसे दूध और पानी का मिश्रण पता नहीं चलता है कि पानी मिला हुआ है या फिर नहीं, या फिर ओनली फॉर दूध है, ऐसा पता नहीं चलता है। और इसी का दूसरा नाम क्या है, लोकतंत्र है। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या, ठीक, जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इससे यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। अपने दोस्तों के बीच, साथियों के बीच जो है श्रद्धा और सम्मान का भाव उत्पन्न हो, और ऐसे समाज में ही अच्छे लोकतंत्र उत्पन्न हो सकते हैं, और ऐसा समाज ही आगे चल करके देश का विकास कर सकते हैं। आई होप कि आप सब क्लियर ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझ गए होंगे। बस इतना सा ही था ये चैप्टर, और मुझे उम्मीद है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आया होगा तो मुझे भाई माफ करना, क्योंकि उतना जस्ट हम भी कर रहे हैं, आप लोगों को भी थोड़ा करना पड़ेगा, ठीक। तो मुझे उम्मीद है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। बाकी आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।